हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 24। वार्नर पैराडाइज इंडिया। स्टडी रूम। पारस अपने लैपटॉप में कुछ करते हुए बोला, फुटेज मिल गई है, तुम देख सकते हो। उसकी बात सुनते ही दानिश ने जल्दी से लैपटॉप अपनी तरफ किया और देखने लगा। एक मास्क पहने हुआ आदमी ग्रेस को अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। उसने बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को धोखा देकर पहले सीसीटीवी को हैक किया और उसके बाद पैलेस के बैक साइड से वो ग्रेस को लेकर बाहर निकल गया। ये सब देख दानिश का दिमाग खराब होने लगा था। वो गुस्से से बोला, पारस, पता करो ये कौन है और इसने ग्रेस को किडनैप क्यों किया। पारस जल्दी से बोला, मैंने ये फुटेज अपने आदमी को भेज दी है, वो जल्द ही पता लगा लेंगे। दानिश ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके पीछे सर टिकाकर बैठ गया। पारस उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बात समझ नहीं आई, अगर इसने ग्रेस को उसी दिन किडनैप किया था तो अब तक इसकी कॉल क्यों नहीं आई। मतलब उसे पैसे चाहिए होते तो अब तक कॉल आ जानी चाहिए थी। दानिश उसी तरह से बोला, इसका मतलब साफ है कि उसे कुछ और चाहिए। तभी फिर से एक बार दानिश का फोन बजने लगा। विलियम उसे कॉल कर रहा था। दानिश ने जल्दी से कॉल उठा लिया और विलियम की बात सुनते ही उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। उसने कॉल खत्म की और अपनी जगह से खड़ा हो गया। पारस कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ है, किसकी कॉल थी। तभी दानिश ने टेबल पर रखा हुआ बड़ा सा वास उठाकर नीचे फेंक दिया। पारस हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ है, कुछ बताइएगा। दानिश ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, स्वरूप मित्तल, उसने ग्रेस को किडनैप किया। पारस हैरानी से बोला, वो तो जिया का भाई है। दानिश सर्द आवाज में बोला, एग्जैक्टली, और अब ग्रेस के बदले उसे जिया चाहिए। पारस ने गहरी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ब्रो प्लीज उसे जाने दे। दानिश ने उसकी कॉलर पकड़ ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, कैसे जाने दूं, इतने करीब आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पारस शांत लहजे में बोला, ब्रो एक बार दिमाग शांत करके सोच, तू उसे किस हद से अपने साथ रखना चाहता है। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसकी कॉलर छोड़ दी और गहरी सांस लेकर बोला, साथ रहने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। पारस जल्दी से बोला, और ग्रेस का क्या, उसे उन लोगों के पास ही रहने देना है। दानिश ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। तभी पारस का फोन बजने लगा। उसने अपना फोन चेक किया तो स्क्रीन पर सारा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ दानिश सीधे अपने बेडरूम में आ गया था। वो बेड पर जिया के पास बैठ गया और उसके गाल को अपने नकल से छूते हुए बोला, इतने करीब आने के बाद कैसे जाने दूं तुम्हें। नाउ यू आर माई लिटिल गर्ल। बोलते हुए उसने अपने होठ जिया के फोरहेड पर रख दिए। जिया इन सब से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। तभी दानिश का फोन बजने लगा। उसने जल्दी से चेक किया तो स्क्रीन पर सारा का नाम शो हो रहा था। कुछ मिनट बाद दानिश सारा से बात करते हुए बालकनी में आ गया था। सामने से सारा गुस्से से बोली, दिस इज माई लास्ट वार्निंग, उस लड़की को जाने दो। मुझे मेरी बेटी सही सलामत मेरे पास चाहिए, समझे तुम। दानिश बिना किसी भाव के बोला, मॉम आप मेरी बात सुनेगी। सारा चिल्लाते हुए बोली, नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुमने उस लड़की को जाने नहीं दिया तो फिर मुझे वो पेपर्स मीडिया में देने पड़ेंगे। दानिश कन्फ्यूजन से बोला, कौन से पेपर्स। सारा ने अपने फ़ोन में कुछ किया और आगे बोली, अपने फ़ोन में चेक करो, मैंने कुछ भेजा है। दानिश ने तुरंत चेक किया। सारा ने कुछ पेपर्स की तस्वीरें भेजी थी, जिसे देखते ही दानिश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो सख्त आवाज में बोला, यू कैन नॉट डू दिस। सारा कुछ पल रुककर बोली, मैंने ये पेपर्स उसी दिन साइन करवाए थे जिस दिन तुम उस लड़की को पैलेस छोड़कर गए थे। सोचो, अगर ये पेपर्स मीडिया में चले गए तो उसकी कितनी बदनामी होगी।
तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। अच्छे से सोच लो। अगर 2 घंटे के अंदर वो लड़की वहां से नहीं गई तो फिर आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बोलकर उसने कॉल काट दिया। इधर दानिश ने गुस्से से अपना फोन दीवार पर दे मारा। सारा ने जिया से जो पेपर्स साइन करवाए थे वो कोई मामूली पेपर्स नहीं थे। वो एक मिस्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट था जो जिया ने बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए सारा के कहने पर उसने चुपचाप साइन कर दिए। उसे पता नहीं था कि सारा ने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। कुछ घंटे बाद मित्तल बिला। स्मृति जिया के बेडरूम में बेड पर उसके सामने बैठी थी। जिया चुपचाप सामने देख रही थी। जब से उसकी आंखें खुली थी तब से वो बहुत शांत थी। स्मृति उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बच्ची क्या हुआ है? तुम इतनी शांत क्यों हो? जिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे भूख लगी है। स्मृति मुस्कुराते हुए बोली, मैं खाना लेकर आती हूँ। बोलकर वो कमरे से निकल गई। उसके जाते ही जिया की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से ही बोली, उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो उसने बिना मुझसे पूछे यहाँ लाकर छोड़ दिया। मैं ही गलत सोच रही थी उसके बारे में। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस एक दिखावा था, सिर्फ मेरे करीब आने के लिए। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद स्मृति खाने की प्लेट लेकर कमरे के अंदर आ गई। उसे देखते ही जिया ने जल्दी से अपने आंसू पूछे और खुद को नॉर्मल किया। स्मृति उसके पास बैठ गई और अपने हाथ से उसे खिलाने लगी। जिया चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका खाना खत्म हो चुका था। स्मृति ने खाने की प्लेट उठा ली और कमरे से बाहर जाने लगी। ठीक उसी वक्त अंकिता वहां आ गई। उसे देखते ही स्मृति मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। जिया के पास बैठो, मुझे कुछ जरूरी काम है। बोलकर वो निकल गई। अंकिता कमरे के अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जिया उसे ही देख रही थी। अंकिता सीधे उसके पास गई और उसने जिया को कस कर हक कर लिया। जिया धीरे से बोली, उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया अंकी। उसकी बातों का मतलब अंकिता अच्छे से समझ रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अंकिता शांत लहजे में बोली, उसने तुझे कुछ बताया? मतलब यहाँ आने से पहले कोई बात हुई तुम दोनों के बीच? जिया उससे अलग हो गई और सामने देखते हुए बोली, उसने कोई बात नहीं की। मैं सो रही थी और जब नींद खुली तो मैं यहाँ थी। अंकिता सीरियस होकर बोली, कुछ तो हुआ होगा न जिया? उसने ऐसे बिना बताए कैसे? जिया ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे सब बता दिया। किस तरह से पुनीत ने उसे ड्रग्स दिए, उसके बाद जो भी हुआ उसने सब बता दिया। अंकिता कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है इन सब के बीच कुछ तो हुआ है। वो तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। जिया गुस्से से बोली, इतने दिनों से कुछ हुआ नहीं था हमारे बीच, इसीलिए वो मुझे नहीं छोड़ रहा था। जो चाहिए था वो उसे मिल तो गया, तो अगले ही पल उसने मुझे घर से बाहर कर दिया और तुम मेरे सामने बैठकर उसकी साइड ले रही है। अंकिता शांत लहजे में बोली, जिया तू प्लीज शांत हो जा, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। जिया ने गहरी सांस ली और फिर से सामने देखने लगी। उसे दानिश पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अब तक तो वो उसके आगे पीछे घूम रहा था और अचानक ही उसने जिया को छोड़ दिया। ये सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे लग रहा था कि दानिश ने उसका फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया। अंकिता उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, हम कहीं बाहर चलें, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जिया ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। अंकिता छट से बोली, देख ऐसी शक्ल मत बना, मैं जानती हूँ बाहर जाने के बाद तुझे अच्छा लगेगा, प्लीज चल ना यार। जिया ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो अंकिता ने मुस्कुराते हुए उसे हक कर लिया। वार्नर पैराडाइज। ग्रेस और पारस हॉल में ही बैठे थे। ग्रेस हैरानी से बोली, आई डोंट बिलीव मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं? पारस उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा ही हुआ है ग्रेस, मुझे नहीं पता उन्होंने कब और कैसे जिया से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया,
लेकिन मुझे दानिश की फिक्र हो रही है। तुम नहीं जानती वो जिया के पीछे कितना पागल है। सारा आंटी ने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो पता नहीं वो क्या करेगा। ग्रेस परेशानी वाले भाव से बोली, ब्रो लव्स हर। मैंने देखा है उनकी आंखों में। आज तक उनकी लाइफ में ऐसी एक भी लड़की नहीं आई जिसके लिए उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया हो। जिया के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है वो। पारस कुछ बोलता तभी उन दोनों के कानों में चीजें टूटने की आवाज आई। पारस ना में सर हिलाते हुए बोला, बस इसकी ही कमी थी। ग्रेस जल्दी से बोली, मुझे लगता है एक बार हमें उन्हें देखना चाहिए। उसकी बात सुनकर पारस ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों दानिश के कमरे की तरफ निकल गए। इधर दानिश का कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। चीजें टूटकर फर्श पर बिखरी हुई थी। ग्रेस और पारस जैसे ही कमरे के अंदर आए, कमरे की हालत देखकर उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। ग्रेस जल्दी से बोली, कमरे की ऐसी हालत करके भाई कहाँ चले गए? पारस ने पूरे कमरे में दानिश को ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं था। दूसरी तरफ दानिश बेसमेंट में एक कमरे में था। उसके सामने दो आदमी अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनकी बॉडी से खून निकल रहा था। दानिश के हाथ में एक बेल्ट थी जिसमें ब्लेड लगे हुए थे। वो दो आदमी पुनीत के थे। जब जिया को ड्रग्स दिए गए थे तब ये दोनों उसे अपने साथ एक कमरे में लेकर गए थे। उस दिन दानिश के बेहोश होते ही पार्स और जेम्स उस पैराडाइज के अंदर आए। तब तक पुनीत वहां से भाग गया था। उसके कुछ आदमियों को जेम्स ने मार दिया था और कुछ आदमी पुनीत के साथ वहां से निकल गए थे। ये दो आदमी जो जिया के साथ कमरे में थे उन्हें पकड़ लिया था। जब से दानिश ने जिया को उसके घर छोड़ा था तब से वो उन दोनों की पिटाई किए जा रहा था, क्योंकि उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अपना गुस्सा उतारने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन उसके पास नहीं था। उसने गहरी सांस ली और फिर से एक बार उन दोनों की पिटाई करने लगा। बेसमेंट में दर्दनाक चीखों की दबी हुई आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद दानिश रुक गया क्योंकि उसके सामने पड़े हुए आदमी बेहोश हो चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बेल्ट वहीं पर फेंक कर वो बाहर निकल गया। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथों में खून लगा हुआ था और उसके कपड़ों पर भी खून था। वो बेसमेंट से बाहर आ गया और उसकी नज़रें गेस की तरफ चली गई, जो हैरान परेशान हॉल में बैठी हुई थी। दानिश उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यूके के लिए निकलना था। उसकी आवाज़ सुनते ही ग्रेस ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी पारस सीरियस टोन में बोला, ये क्या हालत बना लिया है तूने? यहाँ आने से पहले चेंज तो कर लेता। दानिश ने उसकी तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, बहुत खुश होगा ना तू वो चली गई तो? अब तुझे पार्टी करनी चाहिए। पारस धीरे से बोला, ब्रो वो मेरी दुश्मन नहीं है। मैं बस उसे हर रोज रोते हुए नहीं देखना चाहता था। दानिश उसी तरह से बोला, राइट, दुश्मन नहीं है, फिर भी तुम लोगों की हरकतें दुश्मनों वाली है। क्यों? उस सो कॉल्ड लिली की वजह से, राइट? उसकी बात सुनते ही ग्रेस धीरे से बोली, ब्रो आप प्लीज शांत हो जाओ। दानिश ने पारस से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और सर्द आवाज में बोला, शांत हो जाऊं? कैसे? तुम्हें पता है मैंने 4 साल से उसके बड़े होने का इंतजार किया। When she come to me, I wanted to keep her for myself, लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी बात सुनकर ग्रेस को बहुत बुरा लग रहा था। वो दानिश के पास गई और उसे हक करते हुए बोली, सॉरी, अब मेरी वजह से हुआ। मैं किडनैप नहीं हुई होती तो आज वो आपके साथ होती। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ। ग्रेस उससे अलग हो गई और धीरे से बोली, क्यों? मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए हो तो गलती मेरी है ना? मुझे अलर्ट रहना चाहिए था लेकिन मैं नहीं थी। दानिश कुछ पल रुककर बोला, डिड ही टच यू? उसका सवाल सुनते ही ग्रेस बिना कुछ बोले उसे देखने लगी। दानिश ने उसे कंधे से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिड ही टच यू? ग्रेस जल्दी से बोली, नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं,
उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो जिया को करते हैं। बोलकर उसने अपनी नजरें झुका ली। दानिश ने उसे छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर